हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आ गए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं और साथ में आपके समझने वाले हैं कि भारत के संविधान के भाग किस प्रकार से बटे हुए हैं और इसकी अनुसूचियाँ किस प्रकार से बटी हुई है। तो आज हम संविधान के नंबर में 22 और कुल मिलाकर 25 भागों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ संविधान के अंदर मौजूद कुल 12 अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसी क्लासेस में। मैं जयेश चौधरी, आपको शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। तो देखिए, आज हम भाग की चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ ट्रिक के साथ में इसको समझते चलेंगे। तो बिल्कुल आप मेरे साथ में समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भाग एक की बात कर लेते हैं, तो भाग एक में आप क्या देख पाते हैं। भाग एक में आपको मिलता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आप सुनने पर काफ़ी फोकस रखिएगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, और एक बार आप इन्हें लिख जरूर लीजिएगा, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो कहाँ तक है और उसके अंदर कौन कौन सा एरिया आता है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले भारत, संघ जब मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये संघ भारत देश के लिए यूज हो रहा है। तो भारत एक संघ और उसके अंदर कौन कौन से राज्य के क्षेत्र है, ये वाला भाग एक है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भाग एक में मिलती है। भाग दो की बात करते हैं, तो जब हमारे पास जमीन कंफर्म हो गई तो सेकंड नंबर पे दूसरी बात क्या चाहिए, उस जमीन पर रहने वाले लोग। अगर जमीन कंफर्म हो गई तो दूसरे होते हैं नागरिक। किसी जमीन पर या किसी देश में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, नागरिक, सिटीजन्स। तो भाग एक संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग दो नागरिकता। अगर भाग तीन की बात करते हैं तो इन नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, नागरिकों को मिलने चाहिए इनके अधिकार। तो नागरिकों के लिए मिलेंगे आपको मौलिक अधिकार। क्या मिलेंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स। ये भाग तीन के अंदर दिया गया है। अगर भाग चार की बात करेंगे तो भाग चार के अंदर एक बहुत विशेष चीज है जिसे हम शॉर्टकट में कह देते हैं डीपीएसपी अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है इसका मतलब, और जरा समझते हैं हम लोग इस बात को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई स्टेट यानी कि राज्य या फिर पूरे देश की सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो उस पॉलिसी में किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात के लिए संविधान में चर्चा की गई है कि आपको कम से कम जनता का इस बात में ध्यान रखना है, जनता का इस बात में ध्यान रखना है, नागरिकों का इस बात में ध्यान रखना है। ऐसे करके अलग अलग उनको प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि आपको ये कम से कम फॉलो करने चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज, कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य को राज करने के लिए नीति दी गई है इसके अंदर, इसे कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग चार में, भाग चार ए, इसे बाद में जोड़ा है। अच्छा, जब भी आप देखेंगे कि ये कैपिटल ए या बी अगर आपको कहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि इस हिस्से को संविधान में बाद में जोड़ा गया है। जब हम ओरिजिनल संविधान की बात करते तो उसमें केवल 22 भाग थे, अब इसमें कुछ भाग जोड़ दिए गए। जैसे 4A उसी का एक उदाहरण होता है, इसको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है, इसके लिए आपको संशोधन की एक अलग वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर हम फोकस करेंगे किस भाग में क्या लिखा हुआ है। तो भाग 4A में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। मूल कर्तव्य, भारत के हर व्यक्ति के जो फंडामेंटल कर्तव्य है, जरूरी कर्तव्य की कम से कम इन्हें तो पालन आपको करना ही है। आपको सिर्फ अधिकार दे दिए इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो आपको ये भी फॉलो करना पड़ेंगे। अगर आप भाग 5 की बात करोगे तो भाग 5 में आपको क्या देखने को मिलता है, भाग 5 में आपको राज्य, देश के अंदर संघ कैसे चलेगा, केंद्र की सरकार। मैंने कहा ना, संघ जब शब्द का प्रयोग किया जाएगा इसका मतलब केंद्र की सरकार की बात होगी। तो केंद्र की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से संसद होगा, किस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति निर्वाचन, ये सारी चर्चा जो होती है भाग 5 के अंदर, जिसे हम संघ के नाम से जानते हैं। केंद्र गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर संघ, यूनियन के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो भाग 5 होता है, उसमें केंद्र सरकार की बात होती है। भाग 6 की बात करते हैं तो सीक्वेंस में चलेगा, राज्य की बात होगी, इसके अंदर स्टेट की बात होती है, स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है, राज्य के अंदर हाई कोर्ट कैसे होंगे, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्यपाल, इन सभी विषयों की चर्चा जो आपको मिलेगी भाग 6 के अंतर्गत मिलेगी। एग्जाम में इसमें से काफी बार सीधा सीधा प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है, तो भाग 3, या भाग 3 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। इस तरीके से सीधे प्रश्न मिलेगा आपको। इसमें भी आपको स्टार्टिंग के तो खासकर ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत बार पूछे गए हैं। तो भाग 6 में आपको राज्य की चर्चा मिलती है। भाग 7 में आपको क्या मिलता है, देखिए भाग 7 वर्तमान स्थिति में मौजूद नहीं है संविधान के अंदर, क्योंकि जब ओरिजिनल संविधान बना था, ओरिजिनल से मतलब मूल संविधान बना था, तो उस समय हमारे देश में अलग तरीके से राज्य हुआ करते थे। उसमें से एक राज्य की कैटेगरी थी जिसको हम पार्ट बी राज्य कहते थे। पार्ट बी राज्य, कौन से राज्य थे वो,
पार्ट बी राज्य, ये इनके बारे में जानकारी थी, लेकिन आज की तारीख में ये राज्य नहीं है, तो ये भाग भी हमारे पास में काम नहीं कर रहा है, तो ये इनवैलिड हो गया। उसके बाद में अगर हम देखेंगे 8वां भाग, तो जब आपका संघ हो चुका है, राज्य हो चुका है, तो क्या बच गया? केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, तो यूनियन टेरिटरी बच गई। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, केंद्र या संघ दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। फिलहाल के लिए मैं केंद्र शासित प्रदेश लिख देता हूं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। एक बार इन आटो को रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में आपको क्या मिलेगा? भाग 4 में आपको मिलेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसीज फॉर डायरेक्टिव पॉलिसीज प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सॉरी कोई बात नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, भाग 4A में आपको क्या मिलेगा? फंडामेंटल ड्यूटीज मिल जाएगी आपको। उसके बाद में भाग 5 में आपको मिल जाएगा संघ, भाग 6 में क्या मिल जाएगा? राज्य मिल जाएगा, भाग 7 निरस्त हो चुका है, भाग 8 में यूनियन टेरिटरी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 9 पे जाते हैं। भाग 9 की अगर बात करते हैं तो देखिए, इस सीक्वेंस को अगर हमें याद रखना है तो कुछ थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं। सबसे पहले देश की बात कर ली, देश में रहने वाले लोगों की बात कर ली, फिर उनके अधिकारों की बात कर ली, फिर उनके ऊपर जो कानून बनाने वो किस तरह के कानून बनाने ये बात कर ली, उन लोगों की ड्यूटीज क्या होगी ये बात कर ली। फिर ये 5 बातें होने के बाद में इस देश की सरकार कैसे चलेगी। संघ में हमने याली बात कर लिया, आगे उसका नंबर 5 ही आएगा क्योंकि 4A आ गया। उसके बाद में हमने भाई देश की सरकार समझ ली, उसके अंदर देश के अंदर छोटे छोटे राज्यों की सरकार समझ ली, तो उसके बाद में राज्यों की सरकार समझ ली, राज्यों के बाद में ऐसे प्रदेश की जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ऐसे प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों की गवर्नमेंट को समझ लिया। अब उससे भी छोटी गवर्नमेंट कौन सी होती है हमारे पास में? होती है पंचायत और नगर पालिका या नगर निगम, तो उनकी गवर्नमेंट के बारे में चर्चा होगी। तो भाग 9 में आपके पास में क्या आ जाता है? भाग 9 में आपके पास में आ जाता है पंचायतें या ग्राम पंचायतें। आज की तारीख में हमारे संविधान का बहुत जरूरी अंग बन चुका है। उसके बाद में भाग 9A की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नगर पालिका है। देखिए पंचायतें जो होती है गांव के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि गांव के अंदर के लोकल प्रशासन के बारे में चर्चा करती है, जबकि नगर पालिका जो होती है वो शहर के अंदर जो लोकल प्रशासन होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में चर्चा करती है। ठीक बात है, नगर पालिका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में 9B की अगर बात करते, कॉपरेशन, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनती है, सहकारी समितियां, ऐसी समितियां, सहकारी समिति। अच्छा, सरकारी और सहकारी में अंतर होता है। सहकारी का मतलब होता है कि जब कई सारे लोग आपस में मिलकर के एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, इसको सहकारी समिति कहते हैं, सहकारी समिति। और इनके बारे में विशेष प्रावधान है। जैसे अमूल डेयरी वाला आपने नाम सुना होगा, अमूल के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, एक कोऑपरेटिव संगठन है या कोऑपरेटिव संस्था है जिसमें कई सारे लोग मिले हुए हैं। उसका कोई एक मालिक नहीं होता, एक संस्था मालिक होती है जिसमें कई सारे लोग होते हैं। उस तरह की संस्थाओं के जिक्र के बारे में हमारे को कहाँ पे मिलता है? 9B में। तो पंचायतें, 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी संस्था है। 10वें के अंदर अगर आप बात करेंगे तो भारतीय अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भारतीय अनुसूचित का मतलब क्या होता है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। तो देखिए, इंडियन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इसके मतलब क्या हो गया? अनुसूचित का मतलब होता है हमें हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी जातियों को लिस्ट किया गया है, मतलब उनका जिक्र संविधान के अंदर लिखा गया है कि ये जातियां विशेष रूप से पिछड़ी है और इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि ये आगे आए और देश के विकास में बराबरी से भागीदारी बन सके या दे सके अपनी, तो उनको कहा जाता है अनुसूचित, जिनको सूचित किया जा चुका है, उनको नाम लिख चुके हैं। जनजाति क्या होती है? जो जंगलों में एकदम पुराने समय से रहती आ रही है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते थे? जनजातीय लोग, जो इसी जगह के मूल निवासी हो जाते हैं आदिम काल से। तो ठीक है, भारतीय अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इसका जो प्रशासन है वो भाग 10 के अंदर मिलता है। अब 11 में आपको क्या मिलेगा? देखिए लास्ट में हम इसकी एक और ट्रिक समझ लेंगे। 11 में आपको क्या मिलेगा? तो 11 में आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाता है कि राज्य और संघ, जैसे ये अलग गवर्नमेंट है और ये अलग गवर्नमेंट है, 5 और 6, और 6 और 5 11 होता है, तो 6 और 5 11 में आपको रिलेशन मिलेगा किन दोनों के बीच में? 5वें और 6ठे के बीच में, मतलब 6 और 5 11। आप समझिए यहाँ पे राज्य और केंद्र के बीच, राज्य और संघ के बीच में संबंध, इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में आपस में कैसे डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि एमपी की गवर्नमेंट कुछ तय करती है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कुछ तय करती है और भारत सरकार की गवर्नमेंट कुछ तय करती है, और इनके बीच में विवाद या फिर कोई चीज़ को निपटारा करना है तो वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं और कैसे उस प्रोसीजर को ठीक कर सकते हैं, इस बात की संपूर्ण जानकारी आपको भाग कौन से में मिलेगी? 11 में मिलेगी। भाग 12 की अगर देखते हैं आप तो 12 में क्या है? वित्त
मिल जाएगा आपको, जिसको हम फाइनेंस, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति और क्या मिल जाएगा आपको, वित्त, संपत्ति, सूट्स वाद हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, संविदा बोल सकते हैं। संविदा, वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, संविदा हो गया और वाद। इसको अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो कैसे होगा, वित्त मतलब फाइनेंस, देश के अंदर जो संवैधानिक तौर पर क्या क्या फाइनेंस को कंट्रोल करना है और ये पावर्स किसके पास में रहेगी, कौन इसमें से पैसा कैसे सर्कुलेट कर पाएगा, ये जानकारी हो जाती है। देश की संपत्ति, देश के कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेंगे, सूट्स कैसे रहेंगे, संविदाएं कैसे रहेंगे। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब भी कोई सरकार किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसमें कम से कम किन नियमों का पालन करना है, इस बात की जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप भाग 13 देखेंगे तो अच्छा भाग 12 को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फाइनेंस की वजह से लोगों की 12 बच जाती है, तो फाइनेंस में भाग 12। 13 में क्या देखेंगे, देश के भारतीय क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत होने वाला व्यापार और समागम यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, व्यापार वाणिज्य एवं समागम। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन देम। मतलब भारत के अंदर जितना भी व्यापार हो रहा है उसके ऊपर किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं की और सुविधाओं की ज़रूरत है, रेगुलेशन की ज़रूरत है, इस सारी चीज़ की जो जानकारी मिलेगी आपको भाग 13 के अंतर्गत मिलेगी। भाग 14 बहुत सारे भारतीय विद्यार्थियों का सपना होता है। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्रों के अंतर्गत आने वाली लोक सेवा जो परीक्षाएं होती है, लोक सेवा सर्विसेज जो होती है, सेवाएं जो होती है, उनके बारे में चर्चा आपको मिलती है। राज्यों एवं केंद्र के अधीन लोक सेवाएं, राज्य एवं केंद्र के अधीन, अच्छा अधीन मतलब हो गया आपका उससे जुड़ी हुई, केंद्र के अधीन, राज्य और केंद्र की मतलब जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी वगैरह आप देते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है। राज्य और केंद्र के लोक सेवा के बारे में, लोक सेवा भाग 14, ठीक है। उसके बाद में भाग 14A की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं अधिकरण क्या होते हैं, अधिकरण होते हैं ट्रिब्यूनल। ऐसे जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 2010 में बना हुआ एक ट्रिब्यूनल है जो पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां होती है उनको देखरेख करने में करता है। जैसे अभी एनजीटी ने केरल के ऊपर पिछले ही कुछ दिनों पहले 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था रामसर साइट को व्यवस्थित नहीं रखने के लिए। मतलब अगर किसी राज्य के अंतर्गत कोई एक प्राकृतिक चीज़ है, पर्यावरण की चीज़ है, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रही है तो एनजीटी उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो एनजीटी को जो पावर मिलती है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जो पावर मिलती है वो संविधान के कौन से भाग से मिलती है, भाग 14A से मिलती है। और ये भी बाद में जुड़ा है। एक बार हम यहाँ से यहाँ तक भी रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। हम यहाँ से कर लेते हैं फिर एक बार पूरा कर लेंगे। तो भाग 9 में आपकी आ जाती है पंचायतें, 9A में आ जाती है नगर पालिका, 9B ये दोनों भाग बाद में जुड़े हुए हैं। इसमें 9B में सहकारी समिति आ जाती है। 10 के अंदर आपको ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में मिलेगा, जनजातीय एवं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। 11, 6 और 5 11 यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में संबंध। 12 फाइनेंस में 12 बच जाते हैं, तो फाइनेंस यानी कि वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद, ये सारी चीजें आ जाती है। 13 मेरा व्यापार सदा चलता रहे, तो 13 मेरा व्यापार क्या है, देश के अंदर होने वाले व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इनके बीच में रिलेशन कैसा रहे। 14 की बात करते हैं तो हर किसी को चाह होती है, चाह से 14 बना लेना, तो हर किसी को चाह होती है लोक सेवा में जाने की, ये वाली बात हो जाएगी। और 14 के ए में अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल आ जाएंगे। भाग 15 पर आते हैं हम लोग, भाग 15 को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भाग 15 की अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, निशान लगा लेते हैं, ठीक है। भाग 15 की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हो जाता है निर्वाचन। भाग 15 की अगर अपन बात करते हैं तो निर्वाचन हो जाता है, ठीक है। इलेक्शन, तो देश के अंदर देखिए कितने सारे इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, अभी आम चुनाव आने वाले हैं। तो ये सारे इलेक्शन कौन कराएगा, कैसे कराएगा, क्या भूमिका होती है, वोटर्स की एज क्या होती है, वोटर्स को वेरीफाइड कैसे करना है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, इलेक्शन में बेईमानी तो नहीं हो रही है, इस तरह की सभी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ पे निर्वाचन आयोग होता है। और उस निर्वाचन आयोग को अपनी सारी शक्तियाँ हमारे देश के संविधान के भाग 15 से मिलती है। अगर आप बात करते हो भाग 16 की, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए, देश के अंदर कुछ विशेष वर्ग के लोग भी रहते हैं जिनके पास में सुविधाओं में वो पीछे हो सकते हैं या किसी और चीज़ में पीछे हो सकते हैं। तो कुछ वर्गों के लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ वर्गों के लोगों के लिए विशेष उपबंध है। कुछ वर्गों के लिए ऐसे लिख लेते हैं, लोगों के लिए नहीं लिखते हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। उपबंध मतलब उनके लिए अलग से आर्टिकल्स दे रखे हैं आपको, विशेष उपबंध। अच्छा मैं इस तरफ से आ जाता हूँ ताकि आप समझ पाए आगे क्या।
भाग 17 की बात कर पाएंगे तो राजभाषा। देखिए हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा, उसको कहते हैं राजभाषा। तो हमारे देश में कोई राष्ट्रीय भाषा मौजूद नहीं है, राजभाषा मौजूद है, और वो भाग 17 के अंदर मौजूद है, राजभाषा। इसी के अंदर लिखा है कि हिंदी को हम प्रमोट जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। भाग 18 की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके आपात उपबंध। आपात उपबंध का क्या मतलब होता है? देखिए हर व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए, कुछ उसके लिए ड्यूटीज फॉलो करी, सरकार के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय करी, अलग अलग हिस्से में अलग अलग लोगों के लिए जिम्मेदारियां अधिकार तय किए गए। लेकिन आपातकाल की स्थिति सब लोगों के लिए एक जैसी नहीं होती है। तो आपातकाल की स्थिति में किसी से कुछ अधिकार छीनने पड़ते हैं और किसी को कुछ विशेष अधिकार देने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर जनता से कुछ अधिकार छीनने पड़ते हैं और मिलिट्री को कुछ विशेष अधिकार देने पड़ते हैं कि भाई आप लाठी चार्ज कर सकते हो, यू फ्री हैंड, है ना। तो लाठी चार्ज करने का मतलब क्या, आपने किसी को मारने का ऑर्डर दे दिया, तो आपने मिलिट्री को ज़्यादा पावर दे दिया और क्या करा, जनता से पावर ले लिया कि आप बाहर नहीं घूम सकते हो, तो जो घूमने फिरने का स्वतंत्रता का अधिकार है वो छीन लिया। तो ऐसे कुछ विशेष उपबंध है, लेकिन ये कब लगेंगे, केवल आपातकाल की स्थिति में लगेंगे। ये बात भाग 18 में मिलती है आपको। भाग 19 में क्या मिलता है, प्रकीर्ण। अब ये प्रकीर्ण का क्या मतलब हो गया आपका, प्रकीर्ण का, प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जिसको हम किसी और कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर पाए, तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया। भाग 20 की बात करते हैं, ओहो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। भाग 20 की वजह से हमारा संविधान एक जीते जागते मनुष्य की तरह है, जो निरंतर अपने अंदर बदलाव करके अपने आप को बेहतर बना सकता है, कंटिन्यूअसली अपने अंदर चेंज कर सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे संविधान के अंदर संशोधन कंटिन्यूअसली किया जा सकता है, और वो जो संशोधन होता है वो संशोधन संविधान के भाग 20 में है कि संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, कितना संशोधन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। संशोधन से जुड़ी सभी बातें भाग 20 में आती है। संविधान संशोधन, ये साउथ अफ्रीका से हमने कॉपी किया है, वहां से लिया है हमने, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अगर भाग 21 की बात करेंगे हम लोग, तो भाग 21 में आपको क्या मिलता है, भाग 21 में आपको मिल जाती है जैसे कि कुछ ऐसी बातें रह जाती है आपकी जिनमें विशेष प्रावधान वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। वो कैसे रहते हैं आपके संक्रमण काल के लिए। उदाहरण के तौर पर समझिए कि कुछ टेम्परेरी अवस्थाओं में आपको बनाना है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। इसको समझाए अगर हम लोग तो कैसे, अस्थायी मतलब कोई परमानेंट समय के लिए नहीं लगना है, कुछ थोड़े से समय के लिए लगना है। संक्रमणकालीन मतलब जब देश एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश कर रहा होगा, मान लेते हैं कि कोई युद्ध की स्थिति बनी और उस युद्ध की स्थिति से अब सामान्य स्थिति में आ रहा है, तो ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है इसको हम लोग कह देते हैं संक्रमणकालीन अवस्था। तो भाग 21 के अंदर क्या है, अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। वो भाग 21 के अंदर तो ये हो गया। भाग 22 के अंदर क्या हो जाता है आपका, तो हमारे संविधान के अंदर जितने भी एब्रीवेशन जो संक्षिप्त रूप उपयोग किए गए, फॉर एग्जांपल आप वो KKRH लिख देते हैं ना व्हाट्सएप पे, क्या कर रहा है, तो वो कैसे एक एब्रीवेशन हुआ, उसी प्रकार हमारे संविधान में भी अलग अलग जगहों पर जो बड़े बड़े नाम है उनके छोटे एब्रीवेशन या बड़े बड़े चीज़ों के लिए छोटे छोटे संकेतों का उपयोग किया गया है। तो उन संकेतों का, किस संकेत का क्या अर्थ निकलता है, किस एब्रीवेशन का, किस संक्षिप्त रूप का क्या अर्थ निकलता है, वो आपको भाग 22 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लघु रूप, लघु रूप। इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, जितनी चीजें हमारे संविधान से निरस्त की गई है, हटाई गई है, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। निरस्त, निरस्त, ये जो चीजें हैं यहाँ देखने को मिल सकती है। एक बार हम इसको कहानी की तरह समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले हमने भाग 1 बनाया जिसमें राज्य की पूरी जानकारी दे दी कि भैया हमारा राज्य कहाँ से कहाँ तक है, संघ कितना है, उसका क्षेत्र कितना है। दूसरा, इसमें रहने वाले लोग कौन से हैं, भाग 2। भाग 3, उनको अधिकार कौन से हैं। भाग 4, उनको उनके लिए जो गवर्नमेंट काम करेगी वो गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, यानी कि DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के बाद 4क या फिर 4A, इसके अंदर हमने लोगों के अंदर बोल दिया कि भाई आपकी ड्यूटीज क्या हो जाएगी, तो सरकार काम कर रही है आपके लिए तो आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज बनेगी। भाग 5 में हमने केंद्र सरकार यानी कि देश की सरकार किस प्रकार से काम करेगी। भाग 6 के अंदर हम लोगों ने संघ के बाद में राज्य की बात कर ली। भाग 7 को हटा दिया गया, ये पहले जमाने में एक राज्य होता था, भाग B टाइप के या B टाइप के राज्य होते थे, उनके लिए बना था, हटा दिया। उसके बाद में आता है आपका अगला भाग, भाग 8। भाग 8 आपका कहता है कि यूनियन टेरिटरी कैसे काम करेगी। भाग 9 में पंचायती किस प्रकार से काम करेगी आपकी। भाग 10 में अगर आप देखते हैं तो नहीं, 9 के बाद में 9A और 9B ये भी कंपलसरी आते हैं। तो 9A में आपके नगर पालिका कैसे काम करेगी और 9B में आपकी सहकारी समितियाँ कैसे काम करेगी। उसके बाद में भाग 10 में आपकी जनजातीय एवं अनुसूचित क्षेत्र जो हो जाते हैं वो एरिया कैसे काम करेंगे। भाग 11 के अंतर्गत 6 और 5, 11 आप
समझ गए होंगे। तो संघ और राज्यों के बीच में संबंधों को स्थापित करना, भाग 12 के अंदर फाइनेंस से हमारी 12 बच जाती है, तो वित्त, प्रॉपर्टी और ये सारे जो मामले होते हैं भाग 12 में आएंगे। 13 मेरा व्यापार चलते रहे, तो भाग 13 व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। 14 हर किसी को चाह होती है सिविल सेवा में जाने की, तो राज्य और केंद्र के अंतर्गत आने वाली सिविल सेवा भाग 14 के अंतर्गत आएगी। 14 ए में, ए फॉर अधिकरण, 14 ए का अधिकरण, ठीक है। उसके बाद में भाग 15 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देश के अंदर चुनाव व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली क्या होगी, कैसे होगी निर्वाचन, ठीक है। 15 लोगों में से चुनना है आपको अलग अलग, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। उसके अलावा भाग 17 तरह की भाषा बोली जाती है भारत में, इस तरीके से आप याद रख लेना कि राजभाषा, 17 तरह की भाषाएं बोली जाती है, इस तरीके से कहते हैं 17 तरह की भाषा। 18 में आपात उपबंध, आपातकाल के समय लगने वाले जो उपबंध होते हैं 18 आपात उपबंध। 19 में अगर आप देखोगे तो प्रकीर्ण यानी कि ऐसी मिसलेनियस डिटेल जो हमने किसी और भाग में नहीं रखी वो 19 में रख दी। 20 के अंतर्गत बात करोगे तो संशोधन है ना, 20 में हम ठीक करें किसी भी चीज़ को, गड़बड़ी हो गई 20 का ठीक हो गया। उसके बाद में 21 की बात करते हैं। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ऐसे समय के लिए जो थोड़े से टाइम के लिए आया, और ऐसे भी 21 देखो 20 और 22 के बीच में थोड़े से टाइम के लिए आता है, तो 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और 22 के अंदर लघु रूप, संक्षिप्त रूप आ जाते हैं पूरे संविधान के, और उसके अलावा क्या आ जाता है आपका जो भाग निरस्त कर दिए गए। इसके जस्ट बाद आपको एक वीडियो और मिल जाएगा जिसमें आपको भारत की अनुसूचियाँ और उन अनुसूचियों के साथ साथ में उनके संशोधन वगैरह साथ साथ में वहीं पर खत्म हो जाएगा। अनुसूचियों के आपका वहीं वीडियो मिल जाएगा, इसके बाद में आर्टिकल्स के आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा समर्थन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, जो आप कहेंगे हम उस पर और सोचेंगे, विचार करेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।